हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। देखिए, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। देखिए क्या कहना चाहते हैं। तत्कालीन भारत के अंदर जब ब्रिटेन से भारत के ऊपर शासन किया जा रहा था तो उस वक्त व्यवस्था की गई थी कि यहाँ ब्रिटेन की संसद के अंदर भारत के प्रशासन को संभालने के लिए भारत के राज्य सचिव के नाम से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य होगा और पूर्णतया ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। तो उस वक्त जो भारत का सचिव था वह था लॉर्ड मार्ले। और इसके अलावा जो यहाँ संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो बाद में वायसराय के नाम से जाना गया था 1857 की क्रांति के बाद, तो वह जो वायसराय था वह था लॉर्ड मिंटो। यानी जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया है ना, वह तब आया जब भारत सचिव तो लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो। ठीक है जी, तो ये लोग थे। अब ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है ना, उसकी विशेषताएं देखते हैं हम क्या कुछ है। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। पहली विशेषता, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 तक पहुंच गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। देखिए, तत्कालीन जो भारत है, भारत के अंदर केंद्रीय आप बंगाल को लेके चलें। केंद्रीय आज जैसे केंद्रीय दिल्ली है, केंद्र दिल्ली है, तो उस वक्त बंगाल की बात करेंगे, कलकत्ता की बात करेंगे। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों, प्रांतीय में हम मुंबई की बात करेंगे, चेन्नई की बात करेंगे और अदर भी हैं बहुत सारी प्रांतीय विधान परिषदें के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। यानी यहाँ पर अगर पहले 16 सदस्य थे उनको बढ़ा के कितना कर दिया, 60 कर दिया। और कह रहा है कि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। यानी यहाँ मान लो अगर 10 हैं तो यहाँ हो सकता है 15 हों, यहाँ कोई 20 हों, अलग अलग होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, भारत के अंदर, तत्कालीन भारत के अंदर यहाँ कहना चाहता है कि इसने केंद्रीय परिषद में, यानी ये यहाँ बंगाल को लेके चले हम, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। यानी यहाँ अगर 4 व्यक्ति ब्रिटेन से आ रहे हैं तो भारत से नियुक्त लोगों की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों, प्रांतीय मतलब जैसे मुंबई हो गई, जैसे चेन्नई हो गया, यहाँ अगर मान लो ब्रिटेन से 3 लोग आए हुए हैं तो भारत से 4 लोग नियुक्त किए जा सकते थे। यानी गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है, देखिए, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। देखिए, पहले जहां भारत के अंदर, यानी ये जो केंद्रीय विधान परिषद है, तो यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। दोनों स्तरों पर, केंद्रीय स्तर पर भी और
प्रांतीय स्तर पर भी दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, जैसे आज पूछे जाते हैं, और बजट पर संकल्प रखना, यानी जिस तरह से बजट पारित होता है उस तरह के कार्य ये यहाँ पर दोनों स्तरों पर बढ़ाए गए। नेक्स्ट कह रहे हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने, जिन्हें विधि का सदस्य बनाया गया। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे ये वायसराय है तो ये कह रहे हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और उसकी गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मान लो इसके गवर्नर की ये काउंसिल के सदस्य हैं, ये वायसराय की काउंसिल के सदस्य हैं, तो पहली बार एक सदस्य बनाया गया जो भारतीय था, जो क्या था, भारतीय था। और ये व्यक्ति कौन थे, ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। और इन्हें कौन सा सदस्य बनाया गया था, इन्हें बनाया गया था विधि का सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। देखिए यहीं से नींव पड़ती है एक तरीके से भारत विभाजन की। अगर ये नहीं एक्सेप्ट किया जाता तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता। यानी स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मतलब अगर कोई मुस्लिम सदस्य चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है तो उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकता है, कोई हिंदू वगैरह वोट नहीं दे सकता। और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, यानी एक तरीके से सांप्रदायिक को कानूनी एक चोला पहना दिया गया कि आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। और लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ये प्रश्न पूछा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, किस वायसराय को कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। चलिए, इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी यहाँ पर भी विभाजन की नीति अपनाएगी। जैसे भारत का विभाजन किया था, फूट डालो राज करो, तो वही नीति यहाँ भी अपनाई जा रही है कि इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी सबको बांटने का ही कार्य इस अधिनियम, जो कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसने किया। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप SK गुरुकुलम जरूर डाउनलोड करें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।